अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। जैसा कि आपको मैंने कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि अब से हम इंशाल्लाह अपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे इलाके की मशहूर मरूफ शख्सियात का इंटरव्यू करेंगे। तो आज हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हमारे पास सरदार शफकत खान बलोच साहब मौजूद हैं, जो 2 दफ़ा इस हलके के MNA रह चुके हैं और इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो आज हम आपको बग़ैर किसी इंतज़ार के लिए चलते हैं सरदार शफकत खान बलोच साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम आपको जैसे जानते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और एक फेसबुक पेज भी है, उस पर हम इंटरव्यू करते हैं। तो उस सिलसिले में हमने आपका इंतखाब किया, आपसे कुछ सवालात करेंगे हम और उसके बाद आप उनका जवाब देंगे। कोई ये सियासी भी होगा, एक गेम शो भी है। तो सबसे पहला सवाल आज जो हमसे करने लगे हैं कि आपका बचपन कैसा गुजरा? क्या बचपन में एक शरारती बच्चे थे, एक शरीफ तबा बुक वर्म थे कि रोज़ाना गली मोहल्ले से शिकायत मौसूल होती थी कि आज फ़लाँ खिड़की का आपने शीशा तोड़ दिया, फ़लाँ ये कर दिया? तो इसके बारे में अपने बचपन के बारे में बताएं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा है। मैं तकरीबन 4.5 साल का था जो मेरे वालिद साहब ने मुझे सादिक स्कूल बहावलपुर में दाखिल कर दिया था। तो बचपन, लड़कपन बल्कि जवानी का जो पहले अयाम है मेरे वहीं सादिक स्कूल में गुजरे। 1967 में वहाँ दाखिल हुआ और 1979 में वहाँ से FSC करके फारिग तहसील हुआ। अच्छा, बचपन की सरदार साहब ऐसी कोई शरारत जो आपने की हो और आज भी आपको वो याद हो, और जब आपको तन्हाई के आलम में वो याद आती हो और आप मुस्कुरा देते हो, तो वो कोई शरारत आप हमसे शेयर करें। मैं जब दाखिल हुआ था और वहाँ छोड़ आए थे तो हमारे यहाँ जो गुल्ली डंडा खेला जाता है, वो एक रंगीन सा डंडा था मेरे पास छोटा, वो मेरे एक सामान में वहाँ चला गया। वो मैं रात को अपने बेड के नीचे रखता था और रात को जब सब सो जाते थे हम उन्हें वो जो हमारे डॉर्मेट्रीज थी उसमें तकरीबन 24 बच्चे होते थे। मैं रात को उठ के हल्का सा किसी को 1-2 को छेड़ देता था, तो वो बड़े परेशान होते थे कि ये कौन है जो हमारे साथ ये ऐसी हरकत कर रहा है। वो 3 माह बाद जब टर्म ब्रेक हुई तो उस वक्त वो बेड को रोल करते हुए जब वो बेड हम बिस्तरेबान में बांध रहे थे तो वो डंडा निकल आया। तो उन साहब ने कहा जब छुट्टियों से वापस आओगे तो तुम्हारे साथ हम जैसे कि आपने बताया कि आप सादिक पब्लिक स्कूल में आपके वालिद साहब ने आपको एडमिशन करवाया था, और एक मशहूर टीवी एंकर हमारे पास माशाल्लाह तारिक इकबाल साहब, वो भी अक्सर प्रोग्राम में भी आपका जिक्र करते हैं और फोटो सेशन में भी आपके साथ देखे गए हैं। तो क्या वो आपके सादकियन थे या आपके साथ लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, या कैसे उनके साथ फ्रेंडशिप कैसी हुई? उनके साथ कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो और वो आज आप हमसे शेयर करना चाहें तो काइंडली वो भी हमें बताएं आप। आफ्ताब और मैं हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथी हैं और न्यू हॉस्टल के भी साथी हैं जहाँ हम रहते थे। आफ्ताब कुछ अर्सा, कुछ चंद दिन के लिए हमारे कमरे में भी रहे हैं हमारे साथ। निहायत अच्छे इंसान, बहुत प्यारे दोस्त हमारे। उनके साथ यारी दोस्ती कुछ हद तक थी। मतलब आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि हम शरारतें कोई इकट्ठी करते थे, ये कोई ऐसा सिलसिला था। सरदार साहब, हाँ, स्कूल या कॉलेज लाइफ में आपकी माशाल्लाह की फिजिकली जो अपेयरनेस है वो माशाल्लाह एक यूनिक किस्म की है। तो कोई खेल बचपन से आप खेलते हो जिसके आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, तो अगर वो है तो काइंडली वो भी बताएं। मैं सादिक स्कूल में स्कूल बास्केटबॉल टीम का मेंबर था और बड़ा अर्सा मैं बास्केटबॉल खेलता रहा। स्कूल टीम का भी मेंबर था मैं। तो माशाल्लाह जिस तरह आपको सरदार साहब बताया कि वो बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। सरदार साहब, एक जवानी का आलम होता है या में लड़कपन आप कह लें, तो हर आदमी जो है ना वो एक इश्क, क्योंकि एक हकीकी भी होता है, इश्क मजाजी भी होता है। तो क्या आपने अपनी अयाम जवानी में आपको कभी इश्क हुआ? तो ये ध्यान से जवाब दीजिएगा, हो सकता है कि हमारी जो आंटियाँ वो भी इंटरव्यू देखें। नहीं, मेरा स्टार जो है वो पाइसेस है। अच्छा, पाइसेस स्टार है। और ये इस स्टार के बारे में मशहूर है कि ये ज़्यादातर रोमांटिक होते हैं, अपनी दुनिया में रहने वाले। उस तरह को ख़ास कोई मुआशका मेरा नहीं हुआ लाइफ में। शादी भी मेरी अरेंज्ड मैरिज है। आई एम लिविंग ए हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर द लास्ट 37 ईयर्स। अच्छा, आप बातें हैं सियासत की तरफ, आपका बचपन भी हमने देख लिया,
सियासत के हवाले से एक बहुत ज़्यादा हमारे जो सियासतदान है इस इलाके के जो हमारे हैं वो अपने एक फ्रंट मैन रखते हैं। वो फ्रंट मैन जो होता है वो उनके लिए कभी कभी बायस शर्मिंदगी भी बनता है, ख़ुद भी बदनाम होता है, फ्रॉड करता है लोगों के साथ, थाने कचहरी की काम करता है। तो आपके पिछले जो टेन्योर आपने 10 साल गुजारा, आपने अपना कोई फ्रंट मैन नहीं रखा। तो क्योंकि हमारा एक टिपिकल स्टाइल है कि हम वो एक थाने कचहरी की सियासत, तो आप खुद ये कैसे हैंडल करते? क्योंकि आपके डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप था कि आप खुद फ्रंट मैन रहे, तो आप ये सारा कैसे हैंडल कर लेते थे? गुजारिश ये है कि मैंने बेसिकली अपने से पहले जो सियासतदान थे या जो हमारे इलेक्टेड हल्के के MNAs और MPs रहे हैं, मैंने उन्हें खासा स्टडी किया है और मैंने ये देखा कि जो उनके मुंशी या मुशद्दी थे वो बेसिकली आवाम को ख़राब करते थे। तो उससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली, लोग आपके पास आते हैं, आप उनके मसाइल हल कर सकें तो वो मुतमईन भी होते हैं। और अगर उनका मसला हल ना हो, सिर्फ आप उन्हें मिल लेते हैं और उनके लिए, उनके काम के लिए कोई 2 कदम चलते हैं, तब भी लोगों को और लोग मुतमईन रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फ्रंट मैन वाले सिलसिले जो हैं ये बंद होने चाहिए। जिन्होंने वोट दिए हैं वो तो सारा आंखों पे, जिन्होंने नहीं दिए उन्हें भी अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उन्हें बिल्कुल बगैर किसी बिला झिझक उस MNA या MPA से बात करनी चाहिए। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे इस इलाके के, खान साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप अपने फ्रंट मैन रखें। आप जो फ्रंट मैन होते हैं वो आपको बेच देते हैं चंद पैसों के एवज, वो आपकी जो करोड़ों की इज्जत आपने कमाई होती है लोगों से, वो आपकी इज्जत बेच सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सरदार साहब एक और सवाल, जो कि आपने अपने 10 साल MNA रहे और उस दौरान काफ़ी इल्हाक बनते रहते हैं, काफ़ी फैमिली से, काफ़ी कोई एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है जिसके साथ आपने इल्हाक करना होता है, उसको आपने वोट देने होते हैं, उससे वोट लेने होते हैं। तो कोई ऐसी शख्सियत आपके इस कैरियर में जिसके साथ आपको इल्हाक करके बहुत मज़ा आया हो और आप कहते हो कि इन फ्यूचर अगर मुझे उसके साथ इल्हाक करना पड़ा तो आप उसका इंतखाब करेंगे, तो वो ऐसी कौन सी शख्सियत है? मैं खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मेरे जो जितने मेरे रफ़क़ा थे हैं, बल्कि अब भी हैं, वो सारे बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि फ़लाँ अच्छा है, फलां बहुत अच्छा है। वो सारे हीरे हैं और सारे ही काबिल एहतराम है मेरे लिए। अगर कोई चेयरमैन है या कोई काउंसलर है या कोई पार्टी वर्कर है, वो अगर आके मुझे बताता है कि फलां जगह ये लूप होल है आपका, तो बजाय इसके कि मैं उससे लड़ना शुरू कर दूं या ये कहूं कि तुझे तो नहीं पता, जैसे बहुत सारे सियासतदान करते हैं, मैं वो बात पल्ले बांध देता हूँ, उसकी खोज में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो गलती मुझसे ना हो। पर भी आप एक पर्सनैलिटी का नाम नहीं लेंगे, एक ऐसे बंदे का जिसके साथ आपको इलाका बहुत मजा आया, आप कहते हो कि इन फ्यूचर अगर वो मेरे साथ हो तो मैं अच्छा कंपटीशन करूंगा? मैं यही कह रहा हूँ ना कि किसी एक को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, आई थिंक फिर आप उसका जवाब नहीं देंगे, यानी कि ऐसी कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपके साथ धोखा किया हो पॉलिटिक्स में, या आप चाहते हो कि इसके साथ तो इन फ्यूचर मैं कभी भी इल्हाक नहीं करूंगा, मैं इसके साथ एफिलिएशन नहीं करूँगा, इसको मतलब आप वो जवाब भी नहीं देंगे क्योंकि आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया? नहीं, मैं जवाब की बात नहीं है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी ने मेरे साथ भी नहीं किया। थैंक यू जी। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन जो सरदार साहब आपसे वो ये है कि अपने दौरे हुकूमत में आपने अपने इलाके में बहुत से काम कराए, ये मैं कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, आपके सामने बैठा, वाकई आपने अपने टेन्योर में बहुत ज़्यादा काम करवाए, तरक्याती काम। कोई एक ऐसा काम बताएं जो करके आपको एक सोल सेटिस्फेक्शन हुई हो कि ये काम जो मैंने किया ना, ये वाकई आवाम की ज़रूरत थी और आप समझते हो कि आप सोल सेटिस्फेक्शन हो आपको, वो आपका कौन सा ऐसा काम है? एक नहीं, 2-3 काम ऐसे हैं जिनसे वाकई मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है। एक तो ये दरियाए जेलम पे पुल का, इस पुल से मेरे इलाके के जो हैं दुकानदार हजरात, मेरे शहर के ख़ास तौर पे, बल्कि फिरूका के भी, इस तहसील के लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था, जो उनकी कहने के एक बिक्री होती है, सोर्स ऑफ, उसमें इजाफा हुआ, रास्ते कम हुए। सरगोदा जंग रोड दूसरा प्रोजेक्ट है जो उस वक्त मैंने दिया, जो जिसका एक फेज मेरे दौर में कंप्लीट हुआ और बाद वाले फेजेस उससे अगले दौर में कंप्लीट हुए। जहाँ हम बैठे हैं, ये जो साहिवाल फिरूका सिला वाली रोड, ये बेसिकली ये भी मेरा प्रोजेक्ट था। ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट जो है, ये जो है सुल्तानपुर बंगला से लेकर नूरे वाला बंगला तक, ये अगर आप इस पे
गौर करें तो इस पे जितने, मेरा इलाका है काश्तकारी वाला, इस पे जितने काश्तकार बैठे हुए हैं इनका वे आउट ही नहीं था अपना माल मंडी तक पहुंचाने का। हमने बड़ी हरकरेजी से ये प्रोजेक्ट इस पे काम किया और ये 41 किलोमीटर की सड़क दी, जिसमें से 25 किलोमीटर मुकम्मल हो गए और 16 किलोमीटर रह गए जो कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे। लेकिन पिछले दौर में 3.5 साल के दौर में पीटीआई के दौर में और 16-17 माह के नून लीग के दौर में ये प्रोजेक्ट किसी ने ना उठाया ना कंप्लीट किया। बाकी 1112 है, ये है क्या कहते हैं ट्रॉमा सेंटर है, इवन ये है स्टेडियम है, ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे ही लाए हुए थे और मैंने ही इस पे काम किया। मेरे ज़हन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू माई माइंड सरदार साहब ने डिस्टेंस कम किया है और जो डिस्टेंस कम होते हैं उससे प्यार मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। सरदार साहब अगला क्वेश्चन कि कोई ऐसा काम जो आप अपने टेन्योर में जो आप मुकम्मल ना कर सकते हो और आपको परेशानी होती हो कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दोबारा मौका दिया तो वो काम आप सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे, वो आपका कौन सा ऐसा काम है जो आपके जहन में है इस वक्त? वैसे तो इलाके के बहुत से मसाइल हैं, तालीम, सेहत और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन आप जो पर्सनली समझते हो कि अगर मुझे अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो वो सबसे पहले मैं करूँगा। एक प्रोजेक्ट दिया गया था, उस पर काम भी हुआ था, जगह भी मुख्तस कर दी गई थी, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल का हमारे पठानकोट के पास 1 मुरब्बा ज़मीन का गवर्नमेंट का पड़ा हुआ था। और उसके लिए वो जगह भी मुख्तस की गई थी कि जी यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो सका। अगर अल्लाह ने मौका दिया, 2 चीज़ें जो हैं ये मेरी ख्वाहिश है कि इस इलाके को, इस हल्के को मुयस्सर हो। एक, यहाँ यूनिवर्सिटी का क़याम हो, क्योंकि अब आबादी बहुत बढ़ चुकी है, यूनिवर्सिटी का क़याम हो, लोगों को सरगोदा ना जाना पड़े। दूसरा, यहाँ पे एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल हो, फेडरल गवर्नमेंट का स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल हो, जहाँ लोगों को मतलब जो उनकी तिब्बी सहूलतें हैं वो मुयस्सर हो सके। तलीम के हवाले से खान साहब ने, क्योंकि खुद भी माशाल्लाह एक आला तलीम याफ्ता हमारे पास ये कैंडिडेट हैं और तलीम के हवाले से यूनिवर्सिटी के इन्होंने जिक्र किया, तो डेफिनेटली हमारी इस आवाम की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी। तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, आप इसको इंशाल्लाह पूरा कर सकें। आप सीधा सा बातें हैं हम थोड़ा अपनी नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ। हाँ, आप 2 दफ़ा मैंने आपकी एक पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ था, तो आप मुस्लिम लीग नवाज़ में कोई ऐसी एक शख्सियत जिसको आप वाकई समझते हो कि ये लीडर है, तो आपके ज़हन में कोई ऐसी शख्सियत है? आपको पहली बात ये है कि हम आपको साबका पार्टी कहें नवाज शरीफ ग्रुप को और मुस्लिम लीग को, कि आपकी मौजूदा पार्टी कहें, क्या कहें? पहले तो ये जवाब दें हमें। जी, मेरी साबका पार्टी है, मौजूदा पार्टी नहीं है। साबका पार्टी है तो तस्दीक करते, ठीक हो गया। तो अब आप उस पार्टी में कोई ऐसी शख्सियत ए कैटेगरी की हो, बी कैटेगरी को, जिसको आप समझो कि वाकई कि वो एक लीडर है? देखिए, उसमें शाहिद खाकान ने खासा काम किया है एज प्राइम मिनिस्टर। शाहिद खाकान एज प्राइम मिनिस्टर उसने सादा इंसान था, उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस भी यूज़ नहीं किया, वो अपने घर में इस्लामाबाद में रहता था। दूसरा, चौधरी निसार बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छे इंसान, अपराइट पॉलिटिशियन। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे सरदार साहब ने 2 पर्सनैलिटी का जिक्र किया, क्योंकि मेरे व्लॉग्स भी एक ख़ास पार्टी को टच करते हैं और लोग मुझ पर भी ये ब्लेम करते हैं कि आप ख़ास पार्टी। अब आप ये खुद मुआवजा कीजिए कि सरदार साहब ने 2 पर्सनैलिटीज़ के नाम लिए हैं और अब इस करंट सिचुएशन में इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का खान साहब की साबका पार्टी से दूर दूर तक मुझे कोई तल्लुक नज़र नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। सरदार साहब, आप पार्लियामेंट में बैठते थे, पार्लियामेंट लॉजेस में आपके मुख्तलिफ फ्रेंड्स होंगे, तो अपनी साबका पार्टी से हट कर कोई एक ऐसी शख्सियत जब आप ड्यूरिंग जब सेशन था या आफ्टर सेशन आप चाहते हो कि ये बंदा बड़ा फिट किस्म का है, जॉली किस्म का है, एक रेवोल्यूशनाइज किस्म का है, उसके साथ बैठना पसंद करते थे, वो कौन शख्सियत थी ऐसी? नहीं, हमारा एक बाकायदा ग्रुप था जिसमें मतलब मेरे दोस्त हैं, वो अब भी हैं और हम हमेशा रहेंगे। वो 5-6 MNAs जो थे मेरी अपनी पार्टी के थे। उनमें शेख रोहेल असगर थे लाहौर वाले, शेख अकरम थे जंग वाले, शेख फयाजुद्दीन थे रहीम खान वाले, भाई रशीद थे मलिक रशीद ये कसूर से, और सईद मनेज साहब थे जो हमारे स्पीकर भी रहे हैं पंजाब असेंबली का। इनके साथ हमारी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी थी। आप इस करंट सिचुएशन में आपका ज़ाती पर्सनली तजिया क्या कहता है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है, क्या आप इस डेट को इलेक्शन होते आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए जी,
ये मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं करना चाहता, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आपने बात करनी है तो घर में बैठ के अपनी बीवियों से बात करें। इफ ही इज सो कॉन्फिडेंट, तो मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे 8 को। तो हम भी कॉन्फिडेंट हैं जी, इंशाल्लाह इलेक्शन होना चाहिए, जो पिछले कुछ अरसे से नहीं हो रहा, अब तक हो जाने चाहिए थे। काफ़ी जो है वो एक अनसर्टेनिटी सी है हमारी सोसाइटी में, तो होने चाहिए। पहले भी आपसे बहुत गुफ्तगू हुई और आपने ये वाज़ह किया कि आप ये मैदान अपना हल्का खाली नहीं छोड़ेंगे, तो क्या आप फुली प्रिपेयर हैं कि यू विल जंप इनटू द इलेक्शन? देखिए जी, मैं थोड़ा सा अल्लाह तवक्कल वाला इंसान हूँ। अच्छा। अगर मेरे मालिक खालिक को मंजूर हुआ तो यकीनन मेरा इरादा बिल्कुल है असेंबली का क्या इलेक्शन खुद करेंगे कि भाई मिकदाद खान को उतारेंगे? मैं खुद कंटेस्ट करूंगा नेशनल असेंबली का इलेक्शन। माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल में मेरा वो चैनल वो पहला चैनल होगा जो आपको बता रहा है कि सरदार साहब जो हैं वो आने लगे हैं। मुखालफिन जो हैं वो एक दफ़ा जो है ना अपनी तैयारी पकड़ लें, एक बेहतरीन किस्म का जो है कैंडिडेट उनके मुकाबले में आने वाला है। सरदार साहब, अगला क्वेश्चन कि इस वक्त किस पार्टी का बयानिया है जो मुल्क की, या कौन ऐसा वो लीडर है जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है? मेरा ख्याल है अवाम इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। इससे फिर आगे ज़ेरी सवाल सरदार साहब बहुत निकलते हैं, क्या अवाम की आवाज़, अगला सवाल भी मेरे इसी रेफरेंस था, तो क्या आप लगता है कि आप जो है नेक्स्ट अवाम की आवाज़ उजागर होगी? क्या लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जो है वो, क्या अवाम जो हमारे इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे जो इलेक्शन कमीशन होगी, बाकी सारे जो इदारे हैं, क्या वो अवाम को लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, या किसी पार्टी को लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं? कि क्या किसी खास पार्टी को नवाजा जा रहा है और किसी की आवाज़ को दबाया जा रहा है? आपको लगता है आपने इससे सारी, क्योंकि अवाम तो जानती है। इसका मेरे पास एक ही जवाब है कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। सरदार साहब बहुत गहरी बात कर गए, बस आप समझेंगे खुद। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सरदार साहब हमारा आपसे, पॉलिटिक्स एक इंतहाई थका देने वाला जो है ना वो शोबा है। इंसान थक जाता है, कभी किसी के मसाइल सुने, फिर सेशन के अटेंड किया, फिर वापस आए, फिर आवाम के छोटे मोटे मसाइल। कभी ऐसा होता है कि आपकी 2 वोटर्स पार्टी होती हैं, वो एक पेज पे नहीं होती, फिर आपने उनको सेटिस्फाइड करना है। तो इस सारे थका देने वाले अमल के बाद जब आप रिलैक्स होना चाहते हो, तो कोई ऐसा आपका दोस्त, कोई ऐसा आपका रिश्ता जिसके पास बैठ के आपके बाप कोई पॉलिटिक्स नहीं, मैंने जस्ट अपना मेंटली जो है ना वो पीस सुकून लेना है, तो कौन सा रिश्ता है ऐसा? वो जी है जी, मेरा 40 साल का दरीना रिश्ता है, मेरा दोस्त है गवर्नमेंट कॉलेज के वक्त का, 3 दफ़ा का साहब MP है चिन्योट से, काजी अली हसन। अच्छा। मैं जब भी परेशान होता हूँ, जब भी मुझे कोई मसाइल होते हैं, चाहे मेरे ज़ाती हों या पॉलिटिकल हों, तो मेरा वो हाइड आउट समझ दें कि मैं वहाँ चला जाता हूँ चिन्योट, उसके पास बैठ के पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। हमारी दोस्ती जो है, हालांकि हम ऑपोजिट पार्टीज में भी रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती जो है वो तमाम वक्तों की टेस्टेड फ्रेंडशिप है, और अब फ्रेंडशिप से तो आगे भाईचारे की बात है उनसे, और मैं उनकी कंपनी को जो है वो एंजॉय करता हूँ। अच्छा सरदार साहब, लास्ट पे अब हमारा जो है ये शो एंड पे इंटरव्यू जा रहा है, तो हम आपसे छोटा सा गेम खेलेंगे। गेम हम आपसे ये खेलेंगे कि हम आपको एक सवाल बताएंगे और एक ऑप्शन, उसके बाद बदले में आपको ऑप्शन देंगे, आपने किसी एक पर्सनैलिटी का उसमें से इंतखाब करना है। आप टाइटैनिक भी जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपके पास अपना है, दूसरा आपने किसी साथ लेके जाना है, तो आपके पास 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, इनमें से आप किसको लेके जाएंगे? हमारे इलाके की पर्सनैलिटी हैं, पीर निज़ामुद्दीन सियाली साहब को लेके जाएंगे कि गुलाम अली सरखान लाड़ी साहब को लेके जाएंगे? देखिए जी, ये टाइटैनिक डूब गया था। अच्छा। मैं कोशिश करूंगा खुद भी ना जाऊं और इन दोनों को भी ना ले जाऊं। आपको लेके जाना पड़ेगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी ना जाऊं, नहीं, और इन्हें ताकि वो डूबने से बचे ना दोनों। अच्छा, और कर लेते हैं, आप एक डूबती कश्ती में सवार हैं, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक तो आपने अपनी जान बचानी है और एक आपने किसी और की जान बचानी है, तो आप किसकी जान बचाएंगे, पीर निज़ामुद्दीन सियाली साहब की कि गुलाम अली सरखान लाड़ी साहब की? मैं दोनों की जान बचाऊंगा। फिर आप खुद किधर जाएंगे? दोनों को लाइफ जैकेट दे दूंगा, मैं स्विमर अच्छा हूं, मैं खुद तैर लूंगा। स्विम कर लेंगे, चलो। अच्छा सरदार साहब, रात का एक पहर है, आपके पास एक फ़ोन कॉल का बैलेंस है, जस्ट एक, और आप अपनी बोरियत जो है ना वो किल करना चाहते हैं, तो आप वो एक फ़ोन कॉल किसको करेंगे? तो हमारे पास जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो हैं सरदार अख्तर हुसैन खान साहब, जवेद शाह साहब और मियां मजहर अहमद कुरैशी साहब, किसको कॉल करेंगे आप? बोरियत तो मियां मजहर से बात करके ही दूर हो सकती है। तो जी बोरियत जो है वो मियां मजहर से दूर करेंगे, सरदार अख्तर हुसैन खान साहब, जवेद शाह साहब जो है बोरियत दूर नहीं कर सकते। सुन लें सरदार साहब आप भी और शाह साहब आप भी, क्या आप चांद पे जा रहे हैं?
आपके पास स्पेस रॉकेट है और एक बंदे को अपने साथ लेके जाना है, जिसको अपने साथ लेके जाना है वो वापस नहीं आएगा, और आपने जवाब जरूर देना है। पर्सनैलिटीज़ हैं आपके पास सरदार तैमूर खान साहब और मेजर सरबुलंद अली खान साहब। मेजर सरबुलंद अली खान। हाँ, मेजर साहब को साथ लेके जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। मेजर साहब वापस नहीं आएंगे। वो चांद पे रहेंगे ना, चांद अच्छा, वो पे चांद पे रहेंगे। तो ऊपर से नज़ारा करेंगे नीचे दुनिया का। लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे कि आप एक लिफ्ट में सवार हैं और उस लिफ्ट में 3 लोग आ गए हैं, आपने उन 3 लोगों में से एक को आपने स्माइल देनी है, एक के साथ आपने सेल्फी बनानी है और एक को आपने कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है, आप उतर जाएं। तो वो पर्सनैलिटीज़ हैं मियां नूर याद कलियार साहब, शाहनवाज रांझा साहब और अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब। आप किसको स्माइल देंगे, किसके साथ सेल्फी बनाएंगे, किसको कहेंगे कि आप उतर जाओ, आपका फ्लोर आ गया? मैं मियां नूर याद के साथ सेल्फी बनवाऊंगा। अच्छा। अब्दुल रज़ाक ढिल्लू को स्माइल दूंगा और रांझा साहब को कहूंगा शाहनवाज कि साहब आप चले जाएं, आप चले जाएं, आपका फ्लोर आ गया है। आपका फ्लोर। थैंक यू नाज़रीन, हमारे इस इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट रहेगा और जो भी लोग हमसे इंटरव्यू हमें देना चाहते हो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में जाएंगे। सरदार साहब से बात करके बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ भी दे। अगले इंटरव्यू तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।